विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं विभव पालीवाल व्याख्याता इतिहास आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो वैदिक काल और वैदिक सभ्यता का है। इससे पहले की क्लास में हमने जो है वो शहरी सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था। तो ये ध्यान रखना, भारत के अंदर पहले शहरी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में, उसके बाद में वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। मैं शहरी सभ्यता कह रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसका मतलब ये है कि उस समय जैसे आज के शहर होते हैं, ईंटों का प्रयोग, मकान वगैरह, प्राइवेसी, गोपनीयता को महत्व देना, ये सब चीजें होती थी। लेकिन यहाँ जो है वैदिक काल, वैदिक सभ्यता के अंदर ग्रामीण संस्कृति जो है देखने में आ रही है। तो अब बात करते हैं ग्रामीण सभ्यता या वैदिक काल, वैदिक सभ्यता के अंदर राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। राजनीतिक व्यवस्था में अगर ध्यान दें तो राजनीतिक इकाई जो थी वो सबसे छोटी राजनीतिक इकाई वो कुल कहलाती थी। तो राजनीतिक इकाई जो है सबसे छोटी क्रम, या मैं आरोही क्रम दे रहा हूँ, किताब का आरोही क्रम होना चाहिए, मैं आरोही क्रम बता रहा हूँ। आरोही क्रम के हिसाब से राजनीतिक इकाई की अगर बात करें तो सबसे छोटी इकाई जो है वो कुल है, उसके बाद उससे बड़ी ग्राम, उससे बड़ी विश्व, विश्व से बड़ी फिर जन, और जन के बाद में ध्यान रखना, जन जैसे जन मतलब नॉर्मल शहर है, और जन से बना महाजनपद। महाजनपद कैसे बना? महाजनपद बना जैसे जो जन हुआ करते थे उनके बीच में संघर्ष होने शुरू हो गए। संघर्षों के दरमियान फिर जो बड़े जन थे उन्होंने छोटे जनों पर अधिकार कर लिया, तो इस तरीके से जन से महाजनपद की उत्पत्ति हो गई। और फिर जन के बाद में महाजन, महाजन के बाद में राष्ट्र। राष्ट्र का मतलब जो है देश से लिया जाना चाहिए। अब देखिए, जो कुल होती थी राजनीतिक इकाई की सबसे छोटी इकाई, तो कुल का जो मुखिया होता था वो कुलूप कहलाता था, ग्राम का जो मुखिया होता था वो ग्रामणी कहलाता था, और विश्व का जो मुखिया होता था वो विश्वपति कहलाता था, जन का मुखिया गोप कहलाता था। जन के बाद जो महाजनपद आया, जहाँ पर कई सारे जन मिलकर एक बड़े महाजनपद का निर्माण करते हैं, वहां से राजा बनने की शुरुआत हुई थी। यानी कि महाजनपद ही आगे चल के राष्ट्र में कन्वर्ट हो गया, और इसका जो प्रमुख होता था वो राजा होता था। तो ये ध्यान देने की चीज है। कुल का प्रमुख कुलूप, ज्ञान का प्रमुख ग्रामणी, विश्व का प्रमुख विश्वपति, जन का जो मुखिया है वो गोप, फिर महाजनपद या राष्ट्र का जो मुखिया है वो राजा। फिर अगर बात करें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा भी गया है, ऋग्वेद में पंच जनों का उल्लेख मिलता है। पंच जना यानी 5 जनपद मुख्य रूप से अणु, यदु, तुर्वस, पुरु और दुर्गे, ये 5 जनपद जो है ये इंपॉर्टेंट है। फिर 10 राज्य युद्ध का जो वर्णन मिलता है ऋग्वेद के अंदर, 10 राज्य हुआ ये था कि एक राजा सुदास था, सुदास नाम का जो राजा था उसने क्या है, विश्वामित्र को राज प्रमुख की जो पद है उससे हटा करके, ब्राह्मण होते थे उस समय राजपुरोहित के पद पर, तो उस समय वशिष्ठ को उन्होंने विश्वामित्र की जगह जो है वो पदवी दे दी। तो इस स्थिति में जो है विश्वामित्र नाराज हो गए। विश्वामित्र ने क्या किया कि राजा सुदास से लड़ने के लिए 10 जनों के राजाओं को तैयार किया, और 10 राज्य युद्ध कहते हैं। राजा सुदास से 10 राज्य के राजाओं ने जो युद्ध किया उसको 10 राज्य युद्ध कहते हैं। ये आपके रावी नदी, जिसको पुरुषनी नदी जो है ऋग्वेद में लिखा गया है, पुरुषनी नदी, वो रावी नदी जो पाकिस्तान में बहती है, उसके किनारे पर लड़ा गया था, और इसमें जो है राजा सुदास विजयी रहे थे। फिर अगर बात करें सभा समिति, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सभा और समिति। सभा समिति का ध्यान रखना, ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में ही उल्लेख मिलता है। अब सभा समिति होती क्या है, ध्यान रखना, सभा समिति से छोटी होती थी। यहाँ स्थिति ये हो जाती है कि ज्यादातर ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी होते हैं, तो वहाँ पर जो सभा होती है तो जो लोगों का हुजूम उमड़ता है तो वो सभा को बड़ा समझ लेते हैं। अब अगर बात करें ऋग्वेद के टाइम की या वैदिक काल की बात करते हैं तो सभा छोटी होती थी समिति से। सभा में जो है विशिष्ट व्यक्ति होते थे जो राजा को सलाह देने का काम करते थे, और समिति जो है वो प्रजाजनों की समिति हुआ करती थी। प्रजाजन जो है इसमें समिति में भाग लेते थे, तो राजा जो है वो समिति की बैठकों में भाग लेता था। ठीक है, सभा में केवल वही लोग होते थे जो बहुत प्रमुख होते थे, राजा को सलाह देने का काम करते थे। अच्छा, अब अपने सवाल ये आता है कि सभा समिति की जरूरत क्यों थी? तो ये क्या करते थे, राजा की शक्तियों को नियंत्रित करने का काम करते थे। कहने का मतलब है कि सभा और समिति जो है राजा को निरंकुश होने से रोकने के लिए काम में ली जाने वाली राजनीतिक
जो है समितियां हैं। तो सभा और समिति राजा को निरंकुश होने से रोकने के लिए, राजनीतिक अंकुश लगाने के लिए जो है सभा और समिति का उपयोग होता था। तो ध्यान रखना, सभा छोटी है, समिति बड़ी है। सभा में लिमिटेड लोग हैं, राजा को जो सलाह देने का काम करते हैं वो लोग हैं, और समिति के अंदर जो है ये मुख्य प्रजाजनों की जो है समिति है। समिति की बैठकों में राजा भाग लेता है। महाकाव्य काल आपको पता है, महाभारत और रामायण वाला जो काल है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईस्वी तक जो है महाकाव्य का काल रहा है। इस काल में अगर बात करें तो इस काल में जो शुरुआत की बात करें वहां तक, तो शुरुआत से लेके महाकाव्य काल की शुरुआत तक जो राजा बनता था वहां पर एक वंश परंपरा हुआ करती थी। राजा के बाद में उसका ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता था। लेकिन महाकाव्य काल में ही एक नई व्यवस्था आ गई थी कि पहले इसमें क्या होता था, महाकाव्य काल से पहले की अगर बात करें तो इसमें जो बात कर सकते हैं तो इसमें राजा जो होता था वो जो है चयनित किया जाता था, जो योग्य होता था वो राजा बनता था। लेकिन उसके बाद में क्या होने लग गया कि वंश परंपरा यहाँ पर हो गई, और राजा के बाद में राजा का जो पुत्र होता था वो राजा बनता था, स्पेशली ज्येष्ठ पुत्र। महाभारत में एक उदाहरण मिलता है जिसके अंदर राजा जो है ज्येष्ठ पुत्र न बनके उससे कनिष्ठ पुत्र जो था उसको बनाया गया। आपको पता होगा धृतराष्ट्र का उदाहरण मिलता है। धृतराष्ट्र जो है वो बड़े थे, लेकिन पांडु को राजा बनाया गया था। कारण ये था धृतराष्ट्र अयोग्य थे क्योंकि वो अंधे थे। तो अंधे होने की वजह से, यानी कि कोई भी विकार अगर पाया जाता था, जन्मजात विकार या राजा में कोई भी तरह की अयोग्यता पाई जाती थी ज्येष्ठ संतान में, तो किसी भी आधार पर उसको राजा नहीं बनाया जाता था, उससे अगले का नाम होता था। तो ये जो है उदाहरण में महाभारत में होता है। फिर अगर बात करें महाजनपद की, तो महाजनपद जो है इसकी संख्या जो है अलग अलग कई ग्रंथों में अलग अलग बताई गई है। किसी में 16 है, किसी में 23 है, किसी में 40 भी मिलती है। लेकिन मुख्य रूप से जो 16 माने जाते हैं वो अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, उसमें जो है 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। उसके अनुसार जो है ये 16 महाजनपद है, और इसकी राजधानियां जो है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी गिरिब्रज और राजगृह। गिरिब्रज के तो राजगृह का एक ही बात है। काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, वज्जी की राजधानी वैशाली, मल्ल की राजधानी कुशीनारा और पावा। मन दो होते थे, कुशीनारा के मन, पावा के मन। चेदी की राजधानी शुक्तिमती, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। महाभारत में जो कुरु वंश था और इंद्रप्रस्थ जो आपने सुना होगा महाभारत में। पांचाल जो है अहिच्छत्र, कांपिल्य, मत्स्य, अहिच्छत्र और कांपिल्य। पांचाल की जो राजधानी थी अहिच्छत्र और कांपिल्य, ये भी उत्तरी और दक्षिणी दो पांचाल थे। मत्स्य की विराटनगर, ये विराटनगर वर्तमान में जयपुर वाला जो एरिया है राजस्थान के अंदर वो। सूरसेन की मथुरा, अस्मक की पैदन या पोतन, अवंती की उज्जैनी और गांधार की तक्षशिला, कंबोज की राजपुर या हाटक। फिर अगर अपन बात करें गणतंत्रात्मक शासन पद्धति की, तो गणतंत्रात्मक शासन पद्धति क्या होती है? जहां पर लोगों का शासन होता है, उसका उद्देश्य जो होता है वो होता है लोक कल्याणकारी राज्य। तो अब बात करें तो इसका उल्लेख जो है अर्थशास्त्र के अंदर मिलता है। अर्थशास्त्र के अंदर एक लिच्छवी गण है, लिच्छवी कुल है, लिच्छवी गण, उसमें एक उदाहरण दिया गया है कि वहां पर प्रत्येक व्यक्ति राजा शब्दोपजीवी संघ का प्रयोग करता था। तो राजा शब्दोपजीवी संघ का मतलब क्या हुआ कि वहां का प्रत्येक नागरिक अपने आप को राजा के समान समझता है, क्योंकि वहां पर स्थिति यह है कि वो अपने में से ही राजा का निर्वाचन करते हैं। फिर अगर बात करें सभा या संस्था जो है इसकी जहां पर बैठक होती थी उसको कहते हैं संस्थागार या संस्थागार। संस्थागार या संस्थागार वो स्थान है जहां पर सभा या संस्था की बैठक होती है, उसको संस्थागार या संस्थागार कहते हैं। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें एक सिस्टम था। ये सिस्टम क्या था? ये सिस्टम भारत के अंदर शुरू हुआ है बौद्ध संघों से। बौद्ध संघों के अंदर जो सिस्टम ये था कि जो बौद्ध संघ होते थे उसमें कई सारे बौद्ध भिक्षु एक साथ रहते थे, तो वो अपनी कोई मांगों को मनवाने के लिए क्या करते थे, वो आपस में एक सभा बुलाते थे और एक मत यानी कि कोई प्रस्ताव दिया जाता था, फिर उसमें जो एक मत होते थे
वो क्या करते थे, चुप रहते थे। चुप रहने वालों की सहमति मानी जाती थी, और जो बोलते थे हाथ उठा करके विरोध प्रदर्शित करते थे। तो इस तरीके में जो संख्या बल था उसके आधार पर निर्णय लिया जाता था कि अमुक निर्णय को माना जाए या न माना जाए। अगर संख्या में ज्यादा जने किसी प्रस्ताव को मानते हैं तो प्रस्ताव पारित किया जाता था, नहीं मानते हैं तो उसको अस्वीकार किया जाता था। तो उसी तरीके से जो संस्थागार या सत्तागार में जो सभा या संस्था की बैठकें होती थी उसमें क्या होता था, सबसे पहले आसन पन्नापक नाम का एक अधिकारी है जो सदस्यों को क्रम से बिठाने वाला अधिकारी है। वो क्या करेगा, सदस्यों को क्रम से बिठाएगा। क्रम क्या, पद जो होते थे उनके, उसके अनुसार उनको बिठाता था आगे से पीछे तक। उसके बाद में इसमें कोरम, जिसको हिंदी में कहते हैं गणपूर्ति, उसका क्या मतलब होता है। कोरम गणपूर्ति वो होता है जैसे एक संस्था के लिए अपन ने बैठक बुला दी, उस बैठक के अंदर फॉर एग्जांपल 75 लोग शामिल हैं टोटल मिला करके, तो कोरम की जो संख्या होती है वो संख्या वो कहलाती है जो जहां तक संख्या न होने पर बैठक शुरू ही नहीं की जा सकती। जैसे 75 में से हमने रख लिया कि जब तक 30 व्यक्ति नहीं आएंगे तब तक कोरम पूरा नहीं होगा, और जब तक कोरम पूरा नहीं होगा बैठक नहीं होगी। तो कोरम या गणपूर्ति कहते हैं एक निश्चित जो सदस्यों की संख्या है जो किसी बैठक को पूरी करने के लिए जरूरी है, उसको कोरम या गणपूर्ति बोलते हैं। इसमें एक तरीका होता है, एक प्रस्ताव होता है, प्रस्ताव जो जिस पर बहस की जानी है या जिस पर निर्णय लिया जाना, उस प्रस्ताव को पेश किया जाता है किसी भी सदस्य के द्वारा। उसके बाद में प्रस्ताव पेश करने के बाद अनुसार होता है, अनुसार कहते हैं दौरान, तो अनुसार होता है 3 बार दोहराया जाता है ताकि सभा में उपस्थित सभी लोग उस प्रस्ताव को ध्यान से सुन ले, तो वो अनुसार होता है, 3 बार दोहराया जाता है। फिर उसके बाद में मान लीजिए कि जो सदस्य हैं और जो हामी रखते हैं उस प्रस्ताव से, तो वो चुप रहेंगे, और अगर कोई हामी नहीं रखते हैं तो वो क्या करेंगे, वो हाथ उठाएंगे, ठीक है, या फिर वो विरोध प्रकट करवाएंगे, क्योंकि चुप रहने का मतलब प्रस्ताव की स्वीकृति माना जाएगा। अब अगर बात करें सलाहकार ग्राहक, ये एक अधिकारी है सलाहकार ग्राहक। ये क्या करता है, सलाहकार को एकत्रित करता है। इसका काम कब पड़ता है, जब कोई प्रस्ताव है और वो प्रस्ताव ऐसा है जो गोपनीय है, जिसका चुनाव खुले में नहीं करवाया जा सकता। अगर खुले में करवा ले तो कोई दिक्कत आ सकती है या कोई समस्या आने पड़ सकती है, तो ऐसी स्थिति में गोपनीय तरीके से चुनाव करवाया जाता है। उसमें जो सलाहकार है वो प्रत्येक सदस्य को बांटी जाती है। फिर वो सलाहकार जो अलग अलग रंग की होती है, तो वो जितने भी सदस्य होते हैं वो अपनी अपनी सलाहकार सलाहकार ग्राहक नामक अधिकारी को देते हैं। फिर वो अधिकारी जो है अलग अलग रंग के अनुसार उनको अलग करके फिर उनकी गिनती करता है और इस तरीके से निर्णय लिया जाता है। फिर अगर बात करें कि विशेष न्यायिक व्यवस्था, विशेष न्यायिक व्यवस्था की क्या है, इसमें जहां जहां पर गणतंत्र होता है वहां पर विशेष न्यायिक व्यवस्था है। विशेष न्यायिक व्यवस्था का मतलब ये है कि अपराधी को पूरी तरह से मौका मिलता है अपने बचाव में कहने का। इसके अलावा बुद्ध घोष की एक अटकथा है जिसमें 7 न्यायिक अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है। इसमें ऐसा लिखा गया है कि 7 न्यायिक अधिकारी बकायदा अपराधी की अपराध और अपराध की गंभीरता परिस्थितियों की पूरी तरह से जांच करेंगे। अपराध यदि साबित होता है तो ही वो सजा का हकदार है, नहीं तो उसको सजा नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से हमने आज जो किया है वो गणतांत्रिक शासन जो है उसकी विशेषताओं को पढ़ा है। उसकी विशेषताओं में भी केवल राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ा है। इसके बाद में अगले टॉपिक में हम लोग राजनीतिक व्यवस्था के आगे सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था को पढ़ेंगे। ठीक है, आज के टॉपिक में इतना ही। अगला नेक्स्ट टॉपिक कितने मिनट खींचने की कोशिश